तो मैं बता दूं कि आज इस समय हम 10th ज्योग्राफी के इकाई 1 के अति महत्वपूर्ण पॉइंट संसाधन के वर्गीकरण का एक पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, वो बताएंगे। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार आप लोग लिख चुके हैं बीच में क्या? बीच में लिख लिए कॉपी के बीच में? नहीं लिखे हैं तो लिखिए। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर कौन चीज? संसाधन के प्रकार, संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। एक बार शांत हो जाइए पहले। स्वामित्व का तात्पर्य है मालिक। क्या है इसका मतलब? मालिक। तो मालिक के आधार पर, तो मेरे यार मालिक के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। पहले तो चारों भाग हम लिख देते हैं, फिर एक एक करके बताएंगे भी। 4 भाग में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। आप लोग भी लिखते चलिए, व्यक्तिगत। व्यक्तिगत संसाधन। आ जाओ, आप भी इस साइड आ जाइए ना, तब देखने में दिक्कत नहीं होगा। व्यक्तिगत संसाधन। और दूसरा है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन। और तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चारों को लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम बताएंगे चारों का क्या है नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय है, ये रेफ है। हो गया। एक बार चारों सुन लीजिए क्या है नहीं है, उसके बाद मजा आएगा। सुन रहे हैं? व्यक्तिगत संसाधन। रोकिए एक बार पेन। संसाधन आपने जान चुके हैं कि मानव के उपयोग में आने वाली वस्तु क्या है? संसाधन है। तो मालिक के आधार पर इसको 4 भाग में बांटा गया। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। वैसा संसाधन जिसका मालिक व्यक्ति विशेष होता है। जैसे आपके, आपके पिताजी या मेरे अधिकार में जो संसाधन है वो क्या है? जैसे ये मैक है, तो मैक का मालिक मैं हूं, तो ये संसाधन क्या हो गया? दूसरा अगर उपयोग करेंगे तो नहीं देंगे उपयोग करने के लिए, या फिर मेरा मन है देंगे कि नहीं देंगे उपयोग करने के लिए। तो ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया। सामुदायिक संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर समूह विशेष का अधिकार हो। जैसे कि गांव में कोई मंदिर बनाया गया, गांव वाला मिलकर एक खेल का मैदान बनाया, गांव वाला मिलकर एक भैंसा छोड़ा, छोड़ता है ना गाँव घर में, गांव वाला मिलके एक सभी गांव के फायदा के लिए कोई वस्तु खरीदा, तो उस वस्तु पर, उस भैंसा पर, वो खेल के मैदान पर, वो मंदिर पर किसका अधिकार होगा? समुदाय, पूरे गांव का, पूरे गांव के लोग का अधिकार होगा। फिर दूसरा गांव के दावी नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? वो सामुदायिक, समूह विशेष का हो गया ना, तो उसको कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र मतलब होता है देश, माय डियर।
देश। तो मैं बता दूं कि कानूनियन रूप से देश के सीमा के अंदर जितना भी संसाधन है वो क्या है, राष्ट्रीय संसाधन, कानून के हिसाब से। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आपके समाज में आपके अगल बगल में कोई व्यक्ति है, उसका मान लीजिए ऐसा नहीं हो, अगर उसका किसी हादसा में किसी में सब कोई मर गया, तो उसके संपत्ति का मालिक कौन बनेगा, किसका संपत्ति होगा, सरकार का। आया समझ में? तो कानूनियन रूप से सरकार का है, हम लोग उसके बदले में टैक्स दे के सरकार से उसका उपयोग करते हैं। देख रहे हैं ना, अगर रेल की पटरी बिछानी हो, सड़क बनानी हो, तो आपके घरों को तोड़ देता है, नहीं तोड़ता है कि नहीं तोड़ देता है? क्या बगल वाले कोई व्यक्ति हैं, आपके पापा जी से जमीन मांगेंगे, आपका घर बना हुआ है, कितनों पैसा देंगे, दे देंगे आप? नहीं देंगे। सरकार मांगेंगे तो देना ही पड़ता है, क्योंकि उसका है, वो टैक्स लेके आप कर रहे हैं। तो समझ में आ गया कि कानूनियन रूप से देश के सीमा के अंदर जितने भी संसाधन है, तो उसको क्या कहा जाता है। अब आ जाइए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है। कह रहा है कि वैसा संसाधन जिसका जिस पर अधिकार एक देश का नहीं, दुनिया के सभी देशों का या दुनिया के कई देशों का रहता है, उसको कहते हैं। माय डियर, इसका जो मुख्य भाग है, वैसे तो दो चार देश मिलकर कोई चीज ले लिया तो अंतर्राष्ट्रीय ही कहलाएगा, लेकिन इसका मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का उदाहरण है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। आपको मालूम है पृथ्वी इसी तरह से गोल है ना, गोल। और आपको ये भी मालूम है कि ये पानी ही पानी है इसमें, है कि नहीं है? क्या है, पानी ही। कितना प्रतिशत पानी है मालूम होगा? कितना प्रतिशत पानी है? 71% भाग। और उसमें से ऊंचा वाला भाग आगे है, स्थल वाला। वो कितना है स्थल वाला भाग? मान लीजिए ये स्थल वाला भाग आ गया टीला टाइप में, फिर ये आ गया स्थल वाला भाग, नहीं, ये आ गया स्थल वाला भाग। तो ये कितना प्रतिशत भाग है स्थल वाला भाग? हाँ, हाँ, 29%। समझ में आ गया? अब भाई मानिए कि यहाँ पर कोई देश है, तो अगर ये समुद्र तट पर कोई देश है, तो इस देश के जो सीमा होगा उससे 200 किलोमीटर, कितना, इसके 200 केम, 200 केम अंदर आता है, यहां तक का क्षेत्र इसका होगा। कौन, इसमें जो भी संपत्ति होगी उसका उपयोग कौन करेगा? जो देश इस सीमा पर है वो करेगा उपयोग। समझ में आया? तो मान लीजिए इस देश का जो ये ऐसे करके हो सकता है, फिर ये भी कोई होगा तो ऐसे करके ये भी ऐसे ऐसे हो सकता है ना। अर्थात तट से कितना दूरी तक? 200 किलोमीटर। उसके बाद जो भाग है, देखिए ये भाग बच गया ना, ये वाला भाग बच गया ना, इसको कहा जाता है खुला महासागरीय क्षेत्र, जिस पर किसी का अधिकार नहीं है। इसको क्या कहा जाता है? खुला महासागरीय। तो इसमें जो संसाधन होगा, मछली होगा, खनिज होगा, जो भी होगा, उसको क्या कहा जाता है? हाँ, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर दुनिया के लगभग सभी देशों का अधिकार उस पर रहता है। समझ में आ गया? क्या आपने चारों समझ गए? और चारों समझ गए तो लिखना शुरू कीजिए, 1 नंबर का लिख के डैश दीजिए, 1 नंबर लिख के डैश दीजिए। लिखिए। व्यक्ति विशेष व्यक्ति विशेष के अधिकार, व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में, व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में
जो संसाधन व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में जो संसाधन हैं या रहते हैं, हैं या रहते हैं, हैं या रहते हैं, उसे उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। उसे व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। सामुदायिक संसाधन। देखिए, समूह या गांव या क्षेत्र, समूह या गांव या क्षेत्र विशेष के अधिकार में, के अधिकार में जो जो संसाधन रहते हैं, जो संसाधन रहते हैं उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। 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 हो गया। राष्ट्रीय लिखिए। देखिए, रूप से कानूनी रूप से देश के देश के सीमा के अंदर, कानूनी रूप से देश के सीमा के अंदर देश के सीमा के अंदर जो संसाधन हैं वे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जो संसाधन है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन लिखिए। इसमें क्या लिखिएगा? खुले महासागरीय क्षेत्र में नहीं लिखिए। लिखिए, खुले महासागरीय क्षेत्र में, खुले महासागरीय क्षेत्र में, खुले महासागरीय क्षेत्र में उपस्थित संसाधन को खुले महासागरीय क्षेत्र में उपस्थित संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है।
हो गया। खुले महासागरीय क्षेत्र में उपस्थित संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अगला पॉइंट बताइए, मिटा दें इसको। अच्छा, विकास की स्थिति के आधार पर। परीक्षा कब है? 19 तारीख से आप लोग का। तो कल से कैसे होगा था? फिर 3 दिन बंद। आप लोग इसमें सभी के पास मोबाइल है? आपके पास है घर पर? तोरा पास रे? आपके पास भी? आपके पापा के पास नहीं है एंड्रॉइड? स्वामित्व के आधार पर क्या लिखे हम लोग? विकास की स्थिति के आधार पर। अरे पहले तो सब आदमी के पास मोबाइल हो जाए तब ना टाइम करेंगे। आप लोग का भी परीक्षा है? कितना बजे से? 9:30 बजे से? विकास की स्थिति के आधार पर। क्या हुआ? लिख लिए? इसको भी मिटा दें, इसका भी जरूरत नहीं है इसमें। ये इसमें जो पास हो जाएगा उसी को फॉर्म भरने देगा। तो फिर ही कौन है? मंथली है तो। तो ऑप्शन तब ना तो फॉर्मो भरा के लेते हैं। फॉर्म भरा गया आप लोग का? एडमिट कार्ड रोक दिया जाएगा, है ही ना? तो परीक्षा देना ही है, परीक्षा देना ही चाहिए। शुरू करें? लास्ट है नहीं? मेरे विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधन को 4 भाग में बांटा गया है। इस आधार पर कितने में? 4। इसका भी पहले लिख लीजिए, तब फिर एक एक करके बताएंगे। सबसे पहला है संभावी संसाधन। कौन? संभावी संभावी संसाधन। और दूसरा है मेडियल विकसित संसाधन। और तीसरा है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन। और चौथा है संचित कोश संसाधन। क्या? संचित कोश संसाधन। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोश संसाधन। चलिए एक बार ध्यान से सुन लीजिए चारों, फिर बात करेंगे हम लोग। लिख लिए? आपको बच गया क्या? बच गया क्या? चलिए, संभावी संसाधन किसको कहा जाता है सुन लीजिए। वैसा संसाधन जिसका कहीं पर होने की संभावना है।
उसको कहते हैं संभावित संसाधन। जैसे हिमालय पर्वत बहुत दिन पहले बना है, बहुत बड़ा भी है, तो उसके नीचे में बहुत कुछ होने की संभावना है कि नहीं है? उसको क्या कहा जाएगा? विकसित संसाधन। वैसा संसाधन जिसके गुण, रूप, उपयोग सब कुछ का पता चल चुका है। जैसे कोयला क्या हो गया, विकसित संसाधन, उसका सब कुछ पता चल चुका है और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। भंडार संसाधन, वैसा संसाधन जो अधिक मात्रा में उपस्थित है, सिर्फ उपस्थित है लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको उपयोग करने का संसाधन, तकनीक नहीं है, या है भी तो महंगा तकनीक है। जैसे सुन लीजिए, सुने होंगे कि ऑक्सीजन कितना महंगी चीज है कि नहीं है, लेकिन जल में ऑक्सीजन है कि नहीं है? जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो वो चीज है, तो क्या उससे अलग किया जा सकता है ना? तो क्यों नहीं किया जा सकता? तकनीक अगर आएगा तो किया जा सकता है ना। तो तकनीक की कमी के कारण से जल को क्या देख रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन को क्या देख रहे हैं? जल में एक भंडार देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ढेरी का है, ऑक्सीजन के लिए बेकल है हम लोग। तो उसको क्या कहा जाएगा? भंडार संसाधन। संचित को संसाधन, वैसा संसाधन जो है अभी मेरे पास लेकिन उसका अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं। सब कुछ का पता है लेकिन भविष्य के लिए बचा के रखते हैं, उसको क्या कहा जाएगा? मान लिया भारत में कहीं तेल का भंडार पता चला, लेकिन भारत उसका उपयोग नहीं कर रहा। भारत इधर उधर से कर रहा है, सोचता है कि कोई नहीं देगा तब उसका उपयोग। आप लोग भी पैसा टका को गांव घर में जो है महिलाएं इस रखती है पैसा, कुछ कितनों कुछ होगा तो देगा ना, जरूरत बहुत पड़ेगा तब देता है। तो वो जो छुपा के रखती है उसको क्या कहा जाएगा? छुपा के रखा जाए, इधर उधर से उपयोग करेगा उसको खर्च। समझ में आ गया चारों? तो चलिए हम लोग चारों के विषय में आज अभी लिखेंगे। टाइम भी आप लोग के पास, मजा से चारों पहले लिख लीजिए। लिखिए, एक नंबर में क्या है? एक नंबर में समझ, लिखिए वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका जिसका कहीं पर, वैसा संसाधन जिसका कहीं पर होने की संभावना है, वैसा संसाधन जिसका कहीं पर होने की संभावना है, उसे संभावित संसाधन कहा जाता है। उसे संभावित संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट, विकसित संसाधन, वैसा संसाधन वैसा संसाधन जिसका मात्रा, गुण, उपयोग मात्रा, गुण, उपयोग सब कुछ का पता, सब कुछ का पता चल चुका है। सब कुछ का पता चल चुका है, उसे विकसित संसाधन कहा जाता है। उसे विकसित संसाधन कहा जाता है। ये तो गड़बड़ चीज है यार, ऑफ करके आना चाहिए। फ्लाइट मोड में तो और दिक्कत करता है। तुम भी डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब। अगला विकसित संसाधन, भंडार संसाधन। निकला ना पापा का? कते बचल छे? कहिया ने दे दे यार। भंडार संसाधन, लेकिन वैसा संसाधन
वैसा संसाधन जो वैसा संसाधन जो कहीं पर वैसा संसाधन जो कहीं पर काफी अधिक मात्रा में उपस्थित है, लेकिन हाँ, लेकिन तकनीक के अभाव के कारण तकनीक के अभाव के कारण अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तकनीक के अभाव के कारण अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। उसे क्या कहते हैं? उसे भंडार संसाधन कहा जाता है। उसे भंडार संसाधन कहा जाता है। हो गया। संचित को संसाधन आ रहा है, अच्छा लग रहा है। देखिए संचित को संसाधन, वैसा संसाधन जो कहीं पर जो कहीं पर उपस्थित है और उसका उपयोग भी किया जा सकता है और उसका उपयोग भी किया जा सकता है, लेकिन लेकिन अभी लेकिन भविष्य, लिखोगे क्या भविष्य? थोड़ा सा ऊपर से पढ़िए तो एक बार ध्यान दीजिए। किया जा सकता है, लेकिन अभी, तब तो ठीक है, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है, कोमा, उसे भविष्य के लिए बचाकर रखा जा रहा है। अभी उसका उपयोग नहीं हो रहा है, कोमा, भविष्य के लिए उसे बचाकर रखा जा रहा है। भविष्य के लिए उसे बचाकर रखा जा रहा है। उसे क्या कहते हैं? हम्म, हो गया। अगला बताइए। अगला बताइए। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक
अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। सुन लीजिए, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र किसको कहा जाता है। मैंने अभी भी बताया था कि कोई देश अगर समुद्र के तट पर बसा हुआ है, ये समुद्र है और इसके तट पर कोई देश बसा हुआ है, तो यहां से 200 किलोमीटर तक जाइए। कितना? कहाँ? जलीय क्षेत्र में। तो ये जो क्षेत्र है, इसको कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। समझ मिला? और अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र में जो भी संपत्ति होती है, चाहे जो भी संसाधन है, जो भी खनिज है, जो भी मछली है, तो कौन मारेगा? किसका होगा? जो देश यहाँ पर है उसका होगा। क्लियर हो गया? लिखिए, यहाँ पर 200 किए हमने एम एन देना चाहिए था। एक सेकंड में दिए, न्यूट्रिकल मीटर 200 एन एम होना चाहिए, के एम नहीं। क्या होना चाहिए? एन एम। एन एम क्या होता है मेडिया? समुद्र के जो बीच की दूरी होती है उसको नापने के लिए एक अलग इकाई है ये। इसका नाम होता है एन फॉर न्यूट्रिकल, एम फॉर मीटर, नोट्रिकल मीटर। इधर तो हम लोग किलोमीटर से नापते हैं, समुद्र की जो दूरी होता है किससे नापा जाता है? नोट्रिकल मीटर से नापा जाता है। तो 200 एन एम होता है। वो मिस था बुक में। देखिए, देखिए देश की किसी देश की समुद्री तटीय 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 भाग से 200 किलोमीटर, 200 सॉरी एनएम, 200 एनएम, 200 एनएम तक के तक के जलीय भाग को तक के जलीय भाग को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। हाँ, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। और है कोई? खत्म भेले और देखो ना जी, बोलो ना। संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन हो गया। मेरे यार, संसाधन मतलब जानवे करते हैं, उपयोगी वस्तु। नियोजन का मतलब होता है किसी भी चीज को विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना, उचित ढंग से उपयोग करना, उसको नियोजन कहलाते हैं। जब हम किसी चीज को सोच समझ कर, एक प्लानिंग बनाकर हम अगर उसका उपयोग करते तो वो कहलाते हैं नियोजित ढंग से उपयोग। आया समझ में? तो संसाधन का नियोजन आवश्यक है। क्यों नियोजन आवश्यक है? क्योंकि बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन क्या है, सीमित मात्रा में आ चुका है। अगर हम अनाप शनाप ढंग से संसाधन का उपयोग करेंगे तो आने वाले दिन में बहुत सारे संसाधन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए संसाधन का नियोजन आवश्यक है। समझ गए? चलिए लिखिए। देखिए, संसाधन का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का संसाधन का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ही संसाधन का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का
विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना ही ही संसाधन नियोजन कहलाता है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत सोच समझकर सोच समझकर इसके अंतर्गत सोच समझकर संसाधन का उपयोग सोच समझकर संसाधन का उपयोग किया जाता है। हो गया। तो मेरे यार समय भी समाप्त हो रहा है, तो कल क्या किया जाए? बंद तो 2-3 दिन में हो जाएगा, तो फिर किसी का मोबाइल नहीं है इधर, तो चारों आदमी को तो है। उन फेरा में पड़ गए। 3 दिन में बंद करना पड़ेगा श्रीमान। सिलेबस कैसे पूरा होगा? यार देखना ना, बंद अगर हो जाए तो तब फिर पढ़ा देंगे उस टाइम में। किस टाइम में? 5 से 6, 5 बजे। अगर हो जाएगा तो 5 बजे फोन करना, उससे पहले हमको, तो हम लाइव दे देंगे, ठीक? क्योंकि अब ये भी है तो सबको शामिल लेके चलेंगे ना। देंगे ना तो। तो लाइव नहीं होगा 5 बजे, कहाँ जाएगा? लाइव तो तुम जानता है ना कैसे लाइव होता है, मालूम है ना? जूम ऐप पर, तुम जानती है? अच्छा, बता देंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।